तो जी हाँ, जय हिंद भाई सभी को। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूँ मैं रवि भट्ट आपका अपने ही चैनल में। आज हम यहाँ पे पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट रहने वाला है। पार्ट नंबर थर्ड रहेगा ये। अगर आपने इससे पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो देख सकते हैं। और इनका PDF आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक उसका नीचे मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्रायो प्रिजर्वेशन किससे संबंधित है। तो पहले क्रायो प्रिजर्वेशन होता क्या है वो समझ लो। देखो, जो एनिमल्स होते हैं ना, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स को, उनकी सेल को, ठीक है, उनकी सेल को बहुत लंबे टाइम तक, कई सालों तक बहुत ही लो टेम्परेचर पे, किस पे, बहुत ही कम तापमान पर, करीब करीब ये -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जब सेफ रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, क्रायो संरक्षण का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो प्रोसेस है ये -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और लिक्विड नाइट्रोजन की प्रेजेंस में, इसमें लिक्विड नाइट्रोजन की प्रेजेंस में कराई जाती है या होती है, इसकी प्रेजेंस में। और इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो है उन सेल्स को सेफ रखा जाता है बहुत लंबे टाइम तक, इसी को क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जो जीन बैंक होते हैं, आपने सुना होगा जीन बैंक। ठीक है, तो जीन बैंक में जो जीन्स होते हैं बहुत लंबे टाइम तक इसी प्रोसेस के द्वारा सेफ रखे जाते हैं। या फिर आपने IVF सुना होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो मेल के स्पर्म को जो है फीमेल के एग से फ्यूज किया जाता है, तो जो स्पर्म होते हैं मेल के, उनको बहुत ही लो टेम्परेचर पे क्रायो प्रिजर्वेशन के मेथड से ही सेफ रखा जाता है लंबे टाइम तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्का अबीर इज द वेराइटी ऑफ। अर्का अबीर किसकी किस्म है इनमें से। तो ये देखो, ये ब्यूटीफुल सी आपके सामने पिक्चर है, तो आप देख सकते हैं ये किसकी पिक्चर है, यहाँ पे किसकी फोटो आपको दिख रही है। वह ऑप्शन आपके सामने है, टमाटर की, बैंगन की, मिर्ची की या फिर गेहूं की। तो आपने देखा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। जो अर्का अबीर है ये मिर्ची की बहुत ही फेमस वैरायटी है। ये बहुत ही तीखी मिर्ची होती है, रेड चिली होती है, तो बहुत ही तीखी मिर्ची होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि मंगला एंड सुमंगला किसकी वैरायटी हैं, किसकी किस्में हैं। ग्राउंडनट यानी मूंगफली की किस्म है, ऑप्शन A है आपके पास। कोकोनट यानी नारियल की किस्म है आपके पास, ऑप्शन B है। C ऑप्शन है आम की है, या फिर थर्ड ऑप्शन है सुपारी, जो हम यूज़ करते हैं ना, सुपारी पूजा में यूज़ करते हैं जो। तो इनमें से किसकी, सुपारी को इंग्लिश में एरिक नट बोलते हैं, आपको याद होना चाहिए। तो अब इनमें से किसकी किस्म है मंगला सुमंगला। देखो, जो मंगला सुमंगला होती है वो देखो इसकी किस्म होती है। ये जो प्लांट है ना, ये सुपारी का प्लांट है। किसका, ये भी कच्ची सुपारी लगी है, कुछ टाइम पकने के बाद ये आपको वैसे दिखेंगे जैसे आपको दिखती हैं सुपारी। ठीक है, जो पूजा में यूज़ होती हैं सुपारी, वही है ये। एक बबीता सुपारी मत समझ लेना कहीं, एक बबीता आंटी वाली सुपारी आती है ना, वो मत समझ लेना। तो मंगला सुमंगला जो है वो सुपारी की किस्म होती है, एरिकनेट की किस्म है। ऑप्शन नंबर D हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रिप्स आर मेजर इंसेक्ट्स ऑफ द वेजिटेबल। जो थ्रिप्स होती हैं वो इनमें से किस वेजिटेबल की प्रमुख कीट हैं, यानी इनमें से किस वेजिटेबल में थ्रिप्स नामक कीट जो है लगता है। तो देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये है थ्रिप्स इंसेक्ट जो है वो इस तरह से दिखता है। ठीक है, एक कीट है ये, और ये इन प्लांट में आपको देख सकते हैं आप, किसके ये पौधे हैं, ये जो है वो अनियन के यानी कि प्याज के पौधे हैं। ये किसके पौधे हैं, तो प्याज की सब्जियों में जो थ्रिप्स इंसेक्ट बहुत ही फेमस है, उसकी वजह से देखो ये तो प्याज के जो टहनियाँ होती हैं वो इस तरह से कमज़ोर पड़ जाती हैं और सूखने लगती हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनियन में, प्याज में। ठीक है, प्याज है ये, कैबेज को बंद गोभी बोलते हैं, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो पता होना चाहिए। टमाटो को टमाटर बोलते हैं, और पोटैटो को क्या बोलते हैं, आलू बोलते हैं भाई। ठीक है, तो कमेंट मत करने लग जाना कि सर हिंदी में भी बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीड वाइबिलिटी इज टेस्टेड बाय द यूज ऑफ। ये बोल रहा है कि सीड की वाइबिलिटी किससे टेस्ट की जाती है। पहले ये देख लो कि बीज व्यवहार्यता या फिर सीड वाइबिलिटी होती क्या है। देखो,
होता ये है कि जब हम किसी सीड को, किसी बीज, कोई बीज कितनी जल्दी जर्मिनेट हो सकता है, कितनी जल्दी जर्मिनेट हो सकता है, कितनी आसानी से जर्मिनेट हो सकता है, उसी को हम सीड की वाइबिलिटी बोलते हैं, बीज व्यवहार्यता बोलते हैं। आपको पता है कि जो जनरली सीड रहता है ना, सीड रहता है वो जनरली डोरमेंसी में रहता है। डोरमेंसी समझते हैं, सुप्त अवस्था में रहता है, ठीक है, सुप्त अवस्था में। आपको पता है डोरमेंसी क्या होता है? जब सीड अपनी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं उसको बंद कर देता है, और जब उसको कंडीशन मिलती है, जब उसको एडेप्टेबल कंडीशन मिलती है, जब उसको पानी मिलता है, जब उसको सॉइल मिलता है, थोड़ा मॉइस्चर मिलता है, तो धीरे धीरे जर्मिनेट कर देता है, ठीक है। तो डोरमेंसी का मतलब जब कोई भी सीड जो है वो बहुत लंबे टाइम तक डोरमेंसी में रहता है, अपनी फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है जैसे रेस्पिरेशन करना, ग्रोथ करना, उसको रोक के रखता है, उसको डोरमेंसी बोलते हैं। और सीड वाइडिबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी आसानी से कोई सीड अपनी डोरमेंसी को तोड़ सकता है, कितनी आसानी से जर्मिनेट हो सकता है, उसी को हम सीड की वाइबिलिटी बोलते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम क्लोराइड का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ सोयाबीन, जो भट्ट होता है, भट्ट, सोयाबीन को आपको पता है गढ़वाली भाषा में भट्ट कहा जाता है, ठीक है। और इत्तेफाक से मेरा नाम भी रवि भट्ट ही है, ठीक है। इस तरह से देखो, ये है सोयाबीन, ठीक है। ये खूबसूरत सा गढ़वाल में बहुत ही ज़्यादा होता है। दो तरह के भट्ट होते हैं जनरली, एक काला भट्ट भी होता है और एक ये गोरा, गोरा बोले तो जो भी आप कहें वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भट्ट बोलते हैं इनको। सबसे ज़्यादा प्रोटीन इन्हीं में मिलता है, दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है इन्हीं में पाया जाता है। ये बोल रहा कि सोयाबीन यानी भट्ट का जो उत्पत्ति स्थान है कहाँ है? इंडिया में है नहीं, जापान में है नहीं, यूएसए में है नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? चाइना जो है सोयाबीन का जो है ओरिजिन प्लेस माना जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन, कोई पूछे कि किस दाल में मिलता है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो भट्ट में ही मिलता है, यानी कि किसमें? सोयाबीन में मिलता है। गढ़वाली भाषा में इसको भट्ट कहा जाता है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सेमी क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसलों के लिए अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, न्यू दिल्ली में, हैदराबाद में? आंसर क्या होगा? हैदराबाद में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजोला, ठीक है, जो कि एक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म होता है, इज ए सिम्बायोटिक रिलेशन ऑफ। एजोला एक सहजीवी संबंध किस किस के बीच क्या है? तो ऑप्शन आपके पास हैं फर्न और ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्रायोफाइट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी और ब्लू ग्रीन एल्गी, और नोस्टोक और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो देखो जरा, पहले फर्न जो एजोला है ना वो इस तरह से दिखता है। देखो ये है एजोला, ठीक है। तो एजोला में क्या होता है कि एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशन का हिंदी में मतलब होता है सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध क्या होता है? दो ऑर्गेनिज्म के बीच का वो रिलेशन जिसमें दोनों एक दूसरे को प्रॉफिट देते हैं, जिसमें दोनों जीवों को एक दूसरे से फायदा होता है, उस प्रोसेस को हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। तो एजोला में होता ये है कि ये देखो यहाँ पे एजोला में जो फर्न होता है, वो फर्न जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी को रहने के लिए स्थान देता है। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये आपको पता है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो ये बदले में इस फर्न को क्या देता है? खाना देता है। क्या देता है? फूड देता है अपनी फोटोसिंथेसिस से बना के। तो इन दोनों में ये इसको जगह दे रहा रहने के लिए, ये इसको खाना दे रहा रहने के लिए, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो इसीलिए इसको सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एजोला बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एजोला जो है फर्न और ब्लू ग्रीन एल्गी का जो है एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ये फर्न आपने देखा होगा बहुत सारे पानी में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको बहुत जहाँ पे पानी मिलेगा वहाँ पे आपको इकट्ठा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीमन प्रिजर्वेशन के लिए या फिर वीर्य संरक्षण के लिए, आपको पता है सीमन क्या होता है? जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो पेनिस जो होता है, उससे जो लिक्विड निकलता है, जो व्हाइट कलर का लिक्विड निकलता है, उसे सीमन कहा जाता है, चिपचिपा पदार्थ, उसी को हम सीमन बोलते हैं, ठीक है। तो सीमन आपको पता है कि एक
जो है सीमन प्रिजर्वेटिव बैंक भी होते हैं, या स्पर्म, जहाँ पे स्पर्म को सुरक्षित रखा जाता है, तो वो उस जगह का पीएच कितना होता है, उसका जो पीएच है कितना होता है 6.4 7.4। तो देखो इसका जो पीएच है ना, वो पीएच होता है ना, वो थोड़ा सा बहुत ही कम अम्लीय होता है। क्या होता है? कम अम्लीय होता है, बहुत ही लो एसिडिक होता है, ताकि उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया पनपे हैं वो जल्दी से जो है उनका वो ख़त्म हो जाए। तो बहुत ही कम एसिडिक यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सीमन प्रिजर्वेशन के लिए जो अच्छा पीएच होता है वो 6.8 माना जाता है। देखो यहाँ पे स्पर्म है, इसको जब हम सेफ रखना पड़ता है तो उसके लिए जो पीएच की वैल्यू होती है वो 6.8 के आसपास इसको जो है सेफ रखा जाता है। और ये क्वेश्चन आज के लिए आपके लिए HW है, होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपका वेट करूँगा कि कैटल्स में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्न में से किसका इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, किसका इंजेक्शन या किसका यूज़ किया जाता है। आपके ऑप्शन है स्टिलबेस्ट्रॉल, प्रोलैक्टिन, गोनेडोट्रोपिन या फिर एस्ट्रोजन। इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा आप मुझे बताएं, मैं आपका वेट कर रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।